पाकिस्तान सेफ्टी प्रोफेशनल में अभी ये क्वेश्चन हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू फेस दी इमिग्रेशन चैलेंजेस इन द यूके। तो हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो भी जिनके पास अभी कोई वर्क वीज़ाज़ हैं, तो वो भी उसको कैसे वो यूटिलाइज़ करके अपना इसको परमानेंट बेसिस पे कर सकते हैं। तो नुमान भाई आप बताएं, अगर किसी के पास PSW है तो वो उसको कैसे वो अपना कन्वर्ट कर सकता है? उसके लिए तो आइडियल वे तो यही है कि ना वो इसे स्पॉन्सरशिप जो कि कंपनी बेस्ड है, हाँ। कि जहाँ वो जॉब कर रहे हैं वो इंटरव्यू के टाइम सिक्योर करे हाँ। कि भी मुझे आप स्पॉन्सर करेंगे हाँ। तो ठीक है, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस और वो कितना टाइम होगा या क्या सीन है, ठीक है। जिस अगर तरह नहीं बायलॉज करती चेंज तो- हो रहे हैं। अगर नहीं करती तो फिर अभी तो ऐसा मेरे पास ऑथेंटिक कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं उसको बता के किसी को डिफरेंट डायरेक्शन में गाइड कर लूँ। मैं चाहूँगा कोई ऐसा कोई बंदा बताए जो ऑलरेडी इस पे वर्किंग कर रहा है। अच्छा, ठीक है। इधर जो भी बंदा है जो मतलब जिसके पास क्वालिफिकेशन है, बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेशन है, लेकिन वो जॉब सर्च कर रहा है। हाँ। और बास कंपनीज को मैंने यहाँ पे देखा है, जहाँ पे मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सरशिप नहीं देते, वो लोग दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हमारे जो बंदे हैं मतलब पाकिस्तान साइड के, उनको इतनी स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही। फिर मोरक्को के बंदे और जो स्पेनिश बंदे हैं, हाँ जी, उनको वो कंपनीज ला रही है। कंपनीज के लिए कोई स्पॉन्सरशिप देना इतना बड़ा इशू नहीं है, वो लोग लेके आ सकते हैं कंपनी की। तो फिर लैग क्या है? हाँ, क्यों नहीं दे रहे हमारे बंदों को? वही चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे मोरक्कन्स को तो अव्वल तो यूके का वीज़ा बहुत कम मिलता है, मैं जो है, लेकिन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस अब हमारी जैसी कंपनी है, हम शुरू में मैं वाहिद बंदा था जो कि एशियन था हमारी कंपनी में। अब सुफियान भाई चौथे या पाँचवें बंदे होंगे सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी के डिपार्टमेंट में। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें, क्योंकि हम लोग जो है ना, हम ही काम करते हैं, गोरे काम कुम कोई नहीं करता। साइट पे कोई काम नहीं करते, डॉक्यूमेंटेशन से करवा लो, साइट नील बटन नहीं। तो ये कि आपको ये इंटरव्यू टाइम ही सिक्योर करना है कि भाई आप मुझे स्पॉन्सरशिप देंगे। अकॉर्डिंग टू बायलॉज चेंज भी हो रही है रेगुलरली, तो आप उससे कंप्लाइंस करेंगे कि जैसे भी चेंज होगा या कल को चेंज हो जाता है, आप कहते हैं नहीं हमने तो पिछले पे कमिटमेंट की थी, इस पर नहीं है। और उसके अलावा इस तरह क्वेश्चन हो गया ना कि एक बंदा ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और वो उससे स्पॉन्सरशिप मांग रहा है। एक बंदा जो आया PSW पे, जो बिल्कुल नया है, अभी ढूंढ रहे हैं, नया बंदा है, उसको बैक साइड का एक्सपीरियंस तो है, ठीक है, वो मिडिल ईस्ट से वो सबसे पहले सिर्फ जॉब ढूंढो, स्पॉन्सरशिप भूल जाओ। बिजनेस वीज़ा पे आया हुआ है यहाँ पे। वो सबसे पहले सिर्फ जॉब ढूंढो। अगर वो फर्स्ट इंप्रेशन में ही बताएगा कि मैंने स्पॉन्सर चाहिए था, फिर तो लेस चांसेस है कि वो जॉब भी सिक्योर कर सके। अच्छा आप बताएं, अभी आप PSW पे हैं? जी, ठीक है। और अगर PSW पे अगर आप जो भी अभी आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके क्या एस्पायरेशंस हैं? आप इसको कैसे आगे कंटिन्यू लेके चलेंगे? स्पॉन्सरशिप कंपनी ढूंढेंगे या कुछ और प्लान हो सकता है यूके में? फिलहाल तो प्लान यही है कि स्पॉन्सरशिप वाली कंपनी ढूंढेंगे। अभी मैं यही अब्दुल भाई से बात कर रहा था कि ऊंची एक बोले। ऑप्शन आता है अप्लाई करते वक्त, हाँ। यू नीड स्पॉन्सरशिप इन द फ्यूचर और नो। अच्छा। तो येस और नो होता है, वो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि अगर अभी नो कर दें, बाद में बंदा थोड़ा सेटलमेंट कर लेता है उनके साथ, तो कहता है कि अभी सिचुएशन चेंज होगी, अभी मुझे वीज़ा चाहिए, ऐसा करना चाहिए या ऑनेस्ट होगा या नहीं? तो फिर आप क्या कहते हैं, करना चाहिए कि नहीं? मैं कहूँगा कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर आप एम्प्लॉयर को बार में बताते हैं ना कि मुझे हाँ। चाहिए, अक्सर एम्प्लॉयर उसको माइंड कर जाता है। अच्छा। और उसके अंदर क्या है कि आप पहले से उन्हें बताएं, हाँ। उसके अंदर ये शॉर्ट लिस्टिंग वाली बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि चांसेस उसके अंदर बन जाते हैं जॉब के, अगर तो बन जाते हैं शुरू के अंदर वो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे, लेकिन ये है कि 4-5 महीने जब आपकी प्रोबेशन निकल जाती है, उसके बाद आप उनसे बात करें, उन्हें कहेंगे कि मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए, और उस टाइम के ऊपर आप सिक्योर करें। हमारे जितने लड़के हैं जिन्होंने इस तरह से सिक्योर किया, हाँ। उन्होंने इसी तरीके के साथ ये बात की है कि अपना प्रोबेशन क्लियर किया PSW के ऊपर, उसके बाद जो है वो वर्क ऐसे ही है। बास कंपनीज तो सर इसमें जो है ना, इनिशियल जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं उसी टाइम आपसे टाइप ऑफ वीज़ा पूछ लेते हैं, फिर बोलते हैं कि शेयर कोड आप हमारे साथ जो है ना शेयर करें। वो वीज़ा के बारे में पहले जो है ना वो क्लियर होते हैं, उसके बाद ही प्रोसेस जो है ना फर्दर प्रोसेस पे जाते हैं वो लोग। अच्छा, इस पे मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा। जो कह रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग में जॉब है वो आप PSW के ऊपर करते हैं उधर, हाँ। प्रोबेशन के बाद वो आपको वर्क वीज़ा के ऊपर स्विच करते हैं। ये मैं इसमें थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर यूके में आप PSW पे हैं तो आप अपना एक लिमिटेड कंपनी अरेंज कर सकते हैं, आप अपने नाम पे एक कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है।
कम कर सकते हैं अगर आप PSW पे हैं, यस ऑफ कोर्स। आप अपने नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड करें, 55 पाउंड लगते हैं मैक्स, ठीक है, उसको रन करें क्योंकि वीज़ा आपके पास होता है ऑलमोस्ट 2 इयर्स का होता है PSW में, ठीक है। सॉरी मेरी इन्फॉर्मेशन ज़रा थोड़ी सी, हाँ, क्योंकि मैंने अपने दौर में तो मुझे जो भी नज़र आ रहा है उसमें अपनी लिमिटेड कंपनी बनाएं, उसको आप रन करें लिमिटेड कंपनी में ना। कुछ लाइक अगर आप सेफ्टी प्रोफेशनल हैं ना तो आप अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह ढूंढें, कोई कॉन्टैक्ट्स वगैरह लें, उसको रन करें, फिर उसकी बेस पे आई थिंक सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़े की चांसेस हैं। ये एक ऑप्शन है, इसको बंदा एक्सप्लोर कर सकता है। अब इसमें पता नहीं हमारे कोई दोस्त काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और एक और बड़ा ज़बरदस्त वीज़ा एंटरप्रेन्योर वीज़ा जिसे कहते हैं ना, इनोवेटिव वीज़ा, ये भी एक बड़ा अच्छा रूट है। इसमें भी लोग काफ़ी काम, और ये भी बड़ा अच्छा रूट है। हमारे कुछ दोस्त इस पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। उसके बारे में आप इसकी फर्दर जो है ना डिटेल बताएं ताकि उन दोस्तों में भी समझ आना चाहिए कि ये एक्चुअल चीज़ क्या है, किस तरह अप्लाई होता है या क्या प्रोसीजर है इसके। क्योंकि अगर हम सिर्फ उसको बेसिक चीज़ बताएंगे कि ये इस वीज़ा का नेम है तो वो तो इनोवेटर फाउंडर वीज़ा तो मुझे पता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगेन वही बात है कि हम लोग यहाँ पे इमिग्रेशन एडवाइज़र कोई नहीं है। जो भी वीडियो देख रहे हैं सिर्फ यानी कि एक इन्फॉर्मेशन है। आप इसको यानी कि फर्दर किसी यानी कि सॉलिसिटर से या उससे यानी कि देखें, पहले उसको खुद रिसर्च करें, अगर समझ आती है फिर उसको किसी इमिग्रेशन एडवाइज़र या सॉलिसिटर से डिस्कस करें। इनोवेटर फाउंडर वीज़ा बेसिकली क्या है कि ये 3 साल का रूट है। इसके अंदर सबसे पहले जो आपने जो करना है वो ये करना है कि आपने अपना बिजनेस प्लान बनाना है। उस प्लान को आपने इंडोर्सिंग बॉडी में कुछ जो कि होम ऑफिस में अप्रूव की हुई है उधर आपने ये प्लान देना है। ये प्लान जब आपका ये अप्रूव हो जाता है उसके ऊपर, तो फिर जो है आपको आप अप्लाई कर सकते हैं इनोवेटर फाउंडर वीज़ा के लिए। और उसके अंदर ये है कि आपने फिर पहले साल के बाद फिर दोबारा से इंडोर्समेंट करानी है, दूसरे साल के बाद करानी है, तीसरे साल के ऊपर जाके आप ILR अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो इशू आता है कि आपका प्लान जो है वो अप्रूव नहीं होता। वो प्लान आपका बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, और उसमें यूनिकनेस लाने के लिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उसको IT के साथ किसी चीज़ के साथ लिंक कर दिया कि जैसे कोई ऐप डेवलपमेंट कर दी या इस तरह से, यानी कि कोई नई चीज़ यानी कि मार्केट के अंदर लेकर आनी है। फॉर एग्जांपल वो सेफ्टी रिलेटेड ही है, लेकिन एग्जांपल मैं बताता हूँ कि AI आजकल बहुत ज़्यादा आ गया, तो AI भी यानी कि उसके अंदर वो ले आए। तो ये कोई ऐप बना के AI ले आए और उसके अंदर कितनी यानी कि वर्थ हो सकती है, कितना टर्नओवर हो सकता है, ये सारी चीज़ें हमने बिजनेस प्लान के अंदर ये देना है। वो अगर आपका अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आपने वीज़ा लेना है और उसके बाद आप 3 साल का रूट काफ़ी आजकल इन है, लोग इस पर काम कर रहे हैं। आई थिंक ईजी नहीं है ये, ईजी नहीं है, ये बहुत टफ रूट बहुत टफ है, बहुत टफ है। इस पे आपने आपका एनुअल जो इनकम जनरेशन है हाँ। वो भी एट द एंड ऑफ द ईयर शो करवानी है हाँ। कि मैंने ये जनरेट किया। वो भी करने का। इसके अलावा जो आपने टर्नओवर शो करना है, इसके अंदर प्लान अप्रूव होना जो है ना, वही itself अच्छा है। 238 बॉडी मतलब ही ये है कोई नहीं, नई चीज़ हाँ, नहीं है। animation वो पहले वो थी, अब 3 से 4 साल ही रहे। अच्छा वो उसके अंदर 20-25 जो है वो पुरानी वाली इंडोर्समेंट सिर्फ अभी कर रही है, ये कम रहेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हमने अभी डिस्कस किया कि हाउ टू वॉलंटियर इन द आयोश के लिए वॉलंटियर हम बहुत इजी है। उसके आप जो अपनी लोकल ब्रांच है ना, मसलन जहाँ मैं रहता हूँ नॉटिंघम में, हमारे पास वहाँ ईस्ट मिडलैंड की ब्रांच है, मैं वहाँ ऑलरेडी कमेटी मेंबर हूँ, तो आप वॉलंटियर वहाँ कर सकते हैं इजीली। मैनचेस्टर में अपने हमजा भाई हैं, ये भी वॉलंटियर हैं आयुष ब्रांच में। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप अपने लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हैं, ठीक है। आपकी जो UK में सेफ्टी के लोग हैं वो मोस्टली 95% प्लस इंग्लिश पीपल है बेसिकली ना, तो आपको उनके साथ कम्युनिकेट नेटवर्किंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वे टू गेट आयोश मेंबरशिप, और मेंबरशिप के साथ आप वॉलंटियर करें, कमेटी मेंबर बने, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लंदन में जो ब्रांच है वो काफ़ी एक्टिव है, वो हमारे अपने कुछ एशियंस लोग भी चला रहे हैं, मैं उनमें कई को जानता हूँ, यस। तो आप उनके साथ इन टच हो, अगर लंदन में आप हैं, मैनचेस्टर में आप हैं, आप लेस्टर में हैं, आप ईस्ट मिडलैंड वाली ब्रांच यूज़ कर, बर्मिंघम वाली एक डिफरेंट और है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज़ हाँ, बर्मिंघम में आयोश में ना अभी रिसेंटली जितनी भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जैसा मैनचेस्टर हो गया, ईस्ट मिडलैंड्स होगी, इसके अंदर अभी उन्होंने आयोश में सारी कम्युनिटी से ये पूछा है कि आपके कितने जो हैं जो कमेटी मेंबर्स हैं। 13 कमेटी मेंबर्स किसी भी कम्युनिटी के अंदर होते हैं, 13 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब उन्होंने पूछा है कि कितने लोग सही तरह यानी कि उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, उसमें से शॉर्ट लिस्ट करें। और हर कम्युनिटी ने ये
की हैं बेसिकली, यानी कि उन्होंने वैकेंसीज बेसिकली उसमें से निकली हैं। हाँ अब ये जाके जनवरी में या फरवरी में ये एडवर्टाइज होंगी और उस टाइम के ऊपर अपनी ईमेल्स के ऊपर नज़र रखें, उस टाइम के ऊपर जो है अप्लाई वगैरह करें। अप्लाई करके जो उधर की जो कम्युनिटी जो है, जो उसकी कमेटी जो है वो उसको वो रिव्यू करेगी, उसके अंदर जी कि उन्होंने आपको पैनल के ऊपर लेना है नहीं लेना, डिपेंडिंग ऑन के आपका एक्सपीरियंस क्या है, और ज़्यादातर वो ले लेते हैं। नहीं वो हमें रेफ़र करें ना, जो ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं, मुझे भेजें, हमजा को भेजें, तो हम इंशाल्लाह आपको इन करवाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ईस्ट मिडलैंड की ईमेल आई हुई है। हाँ बिल्कुल आई है, बिल्कुल आई है। मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कैसे इसको लोगे। नहीं और करें, वो बहुत फ़ायदेमंद हो गया होगा, बिल्कुल करें। उसका आपका ना आपके एक्सपोजर होगा, प्रोफाइल बढ़ेगी, और ये वेरी वेरी आपका ना बेनिफिशियल है आपके लिए। जो डेट जो थी ना वो थी 19 दिसंबर, जो लास्ट फ्राइडे जो था। अब उसके तक उन्होंने बताना था कि इतनी यानी कि हमारे पास ये वैकेंसीज अवेलेबल हैं और ये सारा कुछ ना। अब क्रिसमस आ गया, ज़्यादातर ये अब कुछ ईमेल्स आ गई होंगी, कुछ की आएंगी, उसके ऊपर अप्लाई वगैरह करें और सारा कुछ उसके अंदर उसको लेके चले आगे। और ये टोटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें बस आपने मंथली अपना कोई 1 आवर 2 आवर देने होते हैं, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन इसका फ़ायदा बड़ा है। अप्लाई सर आप, मैं आपको कुछ गाइडेंस भेज दूंगा इसकी, आपको ईमेल कर दूँगा, ठीक है। सारा कुछ लिखा हुआ था, ज़्यादातर फॉर्म है। 5 मिनट वर्ड्स का आपने एक देना है उन्हें कि आप क्या इम्पैक्ट करा सकते हैं। लेटर ऑफ इंटेंशन, बाकी करियर प्रोग्रेशन है वो मैंने आपको सारा बता दिया। वॉलंटियर करें आयोश में अपना, अगर कोई टेक आयोश है उसको सर्ट में कैसे जाना है, सर्ट से चार्टर्ड मेंबरशिप कैसे करनी है, तो चार्टर्ड मेंबरशिप के लिए मेरा एक पोर्टल बना हुआ है, उसमें मैं आयोश की तरफ से वॉलंटियर करता हूँ, तो उसमें मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। जिसने आपने मुझे अप्रोच किया हुआ है, तो इसलिए इंशाल्लाह आपको उसमें भी चार्टर्ड मेंबरशिप में भी इंशाल्लाह कर देंगे। मेंटोरिंग प्लेटफॉर्म है आयोश का, उसको देखें। उसके अंदर जो है कि जैसे आपके अब आमिर भाई हैं, मैं भी उसमें जो है एक मेंटोर हूँ। उसके अंदर जो है मेंटोरिंग आप यानी कि एक मेंटोर भी रख सकते हैं, 2 भी, जितने मर्जी mentor रखें हाँ। उसके अंदर। तो वो जो है वो उनसे जो है गाइडेंस वगैरह आप कंटिन्यूसली ले सकते हैं। मेरे पास यानी कि अभी कुछ मेंटीज हैं, वो सिर्फ यानी कि यूके के नहीं है अभी, बल्कि हमारा मेरा एक जो है आयोश मैगजीन जो है वो अपना पब्लिश करेगा जनवरी फरवरी के अंदर, के मेंटोरिंग कितनी हेल्पफुल है। उसके अंदर वो मेरा भी एक यानी कि उसके अंदर व्यू गया है, और मेरी जो मेंटी जो है वो बेसिकली यूके की है ही नहीं। तो ये भी यानी कि आप कहीं पर भी यानी कि किसी को कर सकता, ओपन यानी कि वो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर यानी कि वो करें। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी, आप करें इसको। जैसे आप है ना, आप मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप टेक पे अभी है ना, सर्ट पे है ना, तो आप चार्टर्ड मेंबरशिप में एनरोल हों। चार्टर्ड मेंबरशिप के लिए आपका बहुत ज़रूरी है, आपकी प्रोग्रेशन होगी ठीक है ना। एक जो आप जॉब जहाँ कर रहे हैं ना, इसको आप अगर दूसरी जॉब पर जाएंगे आपको 5-10K का जंप मिलेगा मिनिमम। तो ये चार्टर्ड मेंबरशिप होगी 20K का जंप मिलेगा। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है अपनी फील्ड में। 2015 में मैं जितनी सैलरी थी उससे तकरीबन 20K प्लस में मैं चला गया था चार्टर्ड मेंबरशिप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सीपीटी तो सर मैं ऑलरेडी फील कर रहा हूँ, CPT इसको तो वर्क एक- टुवर्ड्स है ना, वर्क कर रहा हूँ। और मेरा भी टारगेट नेक्स्ट यही है कि चार्टर्ड मेंबर होने का। चार्टर्ड मेंबर बहुत ज़रूरी है सर। उसके लिए सर बस बाकी हमारा सीडीएम प्रोफेशनल अप्रोचेज है, जैसे मैंने इनको पहले बता दिया हुआ है। कुछ कोर्सेज हैं, कुछ कोर्सेज करने चाहिए सीडीएम के लिए। बाकी सीडीएम का मैं उसमें जो भी आपको कोई क्वेरी वगैरह चाहिए मैं इंशाल्लाह अवेलेबल हूँ। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अगर आपको कहीं जाना चाहें तो मैं इंशाल्लाह आपको लेके जा सकता हूँ। तो मेरे साथ लोकल कम्युनिटी में है, अभी मैं नोटिंगम में हूँ, तो नोटिंगम मैं शेफील्ड और बर्मिंघम वगैरह साइट्स कवर करता हूँ। बाकी कल्चर सेफ्टी में आप बता दें भाईजान, आप क्या कल्चर सेफ्टी में क्या बता सकते हैं? कल्चरल सेफ्टी जो है ना, ये एक अगेन इसका कोई कोर्स वगैरह नहीं है, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ जाती आएगा। इसके कि आपने हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को कैसे आपने प्रमोट करना है किसी भी साइट के ऊपर, और सबसे ये एक सॉफ्ट स्किल है इटसेल्फ, और ये एक सबसे चैलेंजिंग हर साइट के लिए ये चैलेंजिंग है। हर साइड जो है ना अपने KPIs को बना लेती है जी कि हम 10% या 15% एक्सीडेंट्स रिड्यूस करेंगे, नियर मिसेस रिड्यूस करेंगे इस तरह से, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो चीज़ जो है हम लोग कैसे लेकर वो चलें कंपनी के अंदर, वो एक इटसेल्फ उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर अभी ये जो है सेफ्टी बियॉन्ड बॉर्डर की जो एपिसोड 2 है वो है ही कल्चरल सेफ्टी के ऊपर, तो वो हमारी जनवरी के अंदर जब आएगी तो उसको फिर हम डिटेल के अंदर आपको बताएंगे उसके अंदर के सारा कुछ कि वो क्या क्या उसके अंदर है। उसके अंदर थैंक यू सो मच। अच्छा
चलें जी, ये अभी तो 8 मिनट ही हुए हैं। दूसरा मैं ये प्रपोज करना चाह रहा था, अपना हमज़ा भाई, हम दोनों बैठे हुए हैं अभी तो हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट। मैं इस ग्रुप को लेके ये ऐसे चलना चाह रहा था कि हम ना एवरी मंथ इसका ना एक वर्चुअल सेशन भी किया करें। वर्चुअल सेशन इस तरह होगा कि हम हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, लाइक अगर कोई कंस्ट्रक्शन सेफ्टी है, जैसे आपकी कंसल्टेंसी बैकग्राउंड है, तो हम अपना ना बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर किया करें। 40 मिनट्स की बस हो, तो इसके बारे में आप क्या कहते मैं हैं? उसमें आप छोटी सी एडिशन करना चाहूँगा। जी प्लीज़। जो लोग नए, जैसे ये भाई नए हैं या इन्होंने अभी फील्ड में जाना है, हाँ तो एक हमारे अपनी कंपनी में एक इंटरनल सेशन होता है, हाँ पर मंथ होता है वो उसमें होता है कि एक्सीडेंट फीडबैक। ठीक, हाँ क्या उसमें ये नहीं कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी से ही हो, और नहीं बिल्कुल, डिफरेंट हाँ। डिपार्टमेंट का एक बंदा होता है, अच्छा, डिफरेंट डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर होता है, इवन HR भी होता है। फीडबैक होता है ना, फीडबैक basically, होता है कि हाँ। हमारी साइड पे इस मंथ ये एक्सीडेंट हुआ, हाँ तो उसका ये एक्सीडेंट रिपोर्ट लेसन लर्न तो क्या हुआ है? लेसन लर्न। हाँ, that's the तो right हम उस मीटिंग में वो सेशन भी कर सकते हैं। मेरी साइड पे ये एक्सीडेंट हुआ है, मैंने इसको ये रिपोर्ट तैयार की, ये ग्रुप में अटैच आप देख लें, इस तरह रिपोर्ट बनती है, ये उसका टाइम लॉस हुआ है, ये इफेक्ट्स हैं, ये कॉज एंड प्रोन्स है। वो एक ऐसे बंदे के लिए जो बिल्कुल नया से उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी थोड़ी सी मैं इस चीज़ के बारे में क्लियर करना चाहूँगा। इंसिडेंट एक्सीडेंट किसी भी इंटरनल कंपनी की जो रिपोर्ट है, हम जो रिपोर्ट करते हैं, क्या शेयर कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ? नहीं नहीं, शेयर नहीं करना आपने, लेकिन आप आप शेयर ही हो नहीं, गया, नहीं, सर। आप उसका वो एक अगर आइडिया दे discuss सकते हैं। आप कंपनी का नाम ना यूज करें, आप उसके अंदर इंजर्ड पार्टी का नहीं, नाम नहीं, जर्नल आप सिनेरियो हाँ, आप हाँ, सिनेरियो root बता cause, दो, root ये cause। हुआ। ना जाए। हाँ, आपने ऐसे जर्नल बात करनी है ना, आपने डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करना। डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा सर, जैसे भाई ने बोला ना, नाम नहीं ले सकते, नाम नहीं ले थोड़ा सा इस सकते, बारे में हाँ, नहीं नहीं, नाम नहीं ले सकते। आपने लेना कि एक्सीडेंट इस नेचर का हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरी एक साइड पे एक्सीडेंट हुआ है, इनकी साइड पे कल हो सकता है। हाँ, of course। हैजर्ड ऑलमोस्ट सेम होते हैं, वर्किंग एट हाइट है, ये फायर हैजर्ड है, स्लिप ट्रिप फॉल है, हर्ट है, तो वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मैं मैं उसके आपको लिए एक एग्जांपल बताता हूँ। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एक हमारा एक क्लाइंट था, उसका वो बेसिकली क्या था कि उसके वेयर हाउसेस बहुत ज़्यादा थे, उसने बेसिकली रेंट के ऊपर दिए हुए थे। अब वहाँ पे टेनेंट ने जो है ना, छत के ऊपर कोई काम करवाना था, उसने एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया, छत के ऊपर काम शुरू करवाया। वो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर से एक उनका जो एम्प्लॉय जो था ना, वो साइड के ऊपर गया है, छत की साइड के ऊपर सिगरेट पीने का, और वो स्लिप, यानी कि वो छत है लेकिन वो साइड के ऊपर वो गया, स्लिप हुआ है, गिरा, ऑन स्पॉट डेथ होगी। अब इसके अंदर जो है केस कोर्ट के अंदर गया, उन्हें बेसिकली एडवाइस चाहिए थी जी कि ये जो कंपनी जो इटसेल्फ जो कंपनी जो है जिनके वेयर हाउसेज हैं, ये 5 से कम एम्प्लॉयज़ हैं, क्या इनको रिटर्न रिस्क असेसमेंट चाहिए या सारा कुछ, क्योंकि इसमें ये 2 पार्टनर्स थे टोटल, और एक इनकी एम्प्लॉय थी जो कि बेसिकली रेंट शेंट वगैरह लेने और वो अकाउंट्स वगैरह का मामला, एडमिन वगैरह को देखना, वो ये 3 लोग ये टोटल ये इसमें थे। तो क्या इनको ये चीज़ें चाहिए नहीं चाहिए, तो ये बेसिकली उसके अंदर एडवाइस देना, और वो एडवाइस बेसिकली उसको एक इसको बेसिकली जो है ना, वो एडवाइस बेसिकली प्रिपेयर की जाती है लीगल रेफरेंस के लिए, जिसको बेसिकली सॉलिसिटर्स या बैरिस्टर्स जो हैं वो बेसिकली कोर्ट में आगे ये यूज़ करते हैं जी कि फलां जो है उसके बैकग्राउंड के पीछे वो अपना यानी कि सारा उसका लीगल बैकग्राउंड देते हैं, फलां लॉ है फिर या फलां रेगुलेशंस हैं, जो भी है एक्ट है, ये 1974 के एक्ट में लिखा हुआ है कि 5 वाले जो हैं, तो वो उसका वो देते हैं ये। लेकिन ये प्रोफेशनल रिपोर्ट भी है इसके ऊपर, इसको प्रोफेशनल रिपोर्ट ये हमने प्रिपेयर की, और ये जाके उसको उसने वो हेल्पफुल उसके लिए हुई, उसके ऊपर कोई केस वगैरह यानी कि कोई उसको कोई फ़ाइन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर को फ़ाइन हुआ उसमें, और जो है जो उसको जो है जो टेनेंट जो है उसको भी फ़ाइन हुआ कि बेसिकली उन्होंने परमिट वर्क और ये चीज़ें वगैरह नहीं देखी थी। जो है जिसने जो लैंडलॉर्ड था उसने यानी कि कोई यानी कि किसी को ना हायर किया, ना ही उसको ज़रूरत थी परमिट वर्क वगैरह की, तो ये बेसिकली वो उसकी ये रिपोर्ट है। अब ये मैंने आपको एग्जांपल दी है सारी ओवरऑल, अब किसी कंपनी का नाम है, मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी एम्प्लॉय का नाम नहीं लिया। ये बेसिकली अगर आप इस तरह से दे रहे हैं GDPR यानी कि इशू नहीं है, एग्जांपल मैंने दी है। अब ये एग्जांपल यानी कि अगर हम देखें मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे यानी कि वो फॉल फ्रॉम हाइट तो यानी कि एक वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज के अंदर से यानी कि एक है। थोड़ा बहुत इसका मुझे आइडिया है, मैं इसलिए कुछ बताऊँ क्योंकि काफ़ी सारे हमारे ग्रुप में जब हम शेयर करेंगे तो नए बंदे भी होंगे जो रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं या जो इस चीज़ में कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्वाइन करें, जिनको नई जॉब मिलती है मिडिल ईस्ट का तो शायद उनको पता हो, पाकिस्तान का शायद पता हो, लेकिन इधर लॉज का और इधर के रेगुलेशंस का उनको इतना पता नहीं। ऑफ कोर्स ये बड़ी हेल्पफुल होगी। तो मैं ये प्रपोज करूँगा, आई थिंक एवरी सेकंड मंडे ऑफ द मंथ, एवरी सेकंड मंडे ऑफ द मंथ अबाउट 6 PM। हाँ जी, व्हाट डू यू से? मंडे हाँ,
सेकंड या थर्ड मंडे। आमिर भाई ये पक्का टाइम करके ना आप पक्का ना करें तो ये मतलब नहीं पक्का होगा तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं नहीं तो फिर मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं उसके अंदर एक 12:30 कर लेते हैं, लंच टाइम कर लेते हैं। मैं एक मशवरा देता हूँ उसके अंदर। देखिए हमारे में से कोई एक बंदा वॉलंटियर कर ले कि जी के हर मंथ उसको लेकर चलना है, वो उसको ऑर्गेनाइज वगैरह करे, बेशक जूम के ऊपर, टीम्स के ऊपर, गूगल मीट वगैरह। जूम के ऊपर 40 मिनट्स की आपको यानी कि वो मिल इसलिए मैं जाता कह रहा Zoom ही ठीक है ना, फ्री। Zoom। अगर हाँ। अगर आप करते हैं तो 40 मिनट्स आपको मिल जाता है। अगर तो 30 मिनट्स का करना है, रिकॉर्डेड सेशन करना है, मोर देन दैट तो वो वॉलंटियर कोई कर ले, तो वो बेसिकली सारे के साथ कोऑर्डिनेट करके कि जिसने बेसिकली मेजरली उसमें क्या है कि बोलना किसने है, जिसने हर बोलना बंदा बोलेगा उसमें। मैं अपना ना मैं करूँगा उसका ना स्केड्यूल करूँगा। हर मंथ ना एक बंदा अपना वॉलंटियर आके अपना प्रेजेंट करेगा अबाउट 5 स्लाइड्स, 10 मिनट्स के लिए वो बताएगा अपना एक्सपीरियंस बता दे, अपनी साइट्स के मतलब बता दे। कुछ भी नहीं है तो वैसे जर्नल एक टॉपिक प्रिपेयर करके आए कोई भी, तो ताकि किसी को फायदा भी तो हो ना। या इनिशियल 3 सेशन मैं ले लूँगा। आमिर या भाई को- कोई- आमिर या भाई कोई को ऐसा पता है topic कि- आमिर already- भाई को पता है कि मेरी जितनी कमिटमेंट सारा टाइम के ऊपर मैं ये सेफ्टी बियॉन्ड बॉर्डर वाली हमने कब ये डिस्कस किया था जून जुलाई के अंदर, 6 months back। दिसंबर के अंदर जाकर पहली वीडियो हमने रिकॉर्ड की कुछ है। ना कुछ तो करना पड़ेगा नहीं, यार। या इसमें ऐसा हो सकता है कि उस मीटिंग के लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक हो जो ऑलरेडी ग्रुप में शेयर हो गई, ये टॉपिक हाँ, है, इस पे हर बंदे ने अपना ओपिनियन दे हाँ जैसे वो किया जा सकता है। अगर 15 लोग भी हैं, 2-2 मिनट भी अदरवाइज हो तो फायदा ही कोई नहीं है, तो डेड हो जाएगा। इसके लिए फायदा है। अगर हमारा 15-20 का एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस है, तो हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। उसमें यही चीज़ है हाँ, कि हमें तो कोई टॉपिक दे दो, हम तो बोल लेंगे यार। स्पेसिफिक टाइम ना दें, हाँ। कि स्पेसिफिक टाइम ना रखें जब उसको कोई बंदा उसको वॉलंटियर कर ले कि जो है कि हर महीने चलाना है, वो सारों का कोऑर्डिनेट करके। क्योंकि जैसे भी हमने ग्रुप के अंदर कोऑर्डिनेट किया, जितने लोग आए हैं ठीक है उसके अंदर, लेकिन ये है कि सारों से पूछा जो आ सकता है उसके अंदर 2-4 ऑप्शन दे दें कि ये टाइम है, इसके अंदर से कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है, जो उसको यानी कि वो वोट रख लें, जिसके पास ज़्यादा यानी कि वोट आते हैं वो टाइम करके तो उसको वो नहीं मैं उसको कंटिन्यूस लेके चलना चाह रहा हूँ ना। जैसे हम आयोश की मीटिंग्स अटेंड करते हैं, जैसे मैं भी ईस्ट मिडलैंड में करता हूँ ना, तो हम एवरी मंडे 7 PM करते हैं। आपका नहीं मुझे पता, हम एवरी मंथ फर्स्ट मंडे ऑफ द मंथ करते हैं। आप क्या करते हैं? आप वो करते होंगे कमेटी मीटिंग। कमेटी मीटिंग करते हैं ना, वो 30 मिनट्स है। इवेंट्स तो आप हर मंडे को तो नहीं ये कमेटी, ये हमारी इंटरनल ग्रुप मीटिंग है, Discussion मंथ में एक meeting दफा है। तो होनी चाहिए ना यार। व्हाट डू यू थिंक? मंथ में एक दफा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कह रहे हैं मेरे specific मोटे तो time- पालना पड़ो। नहीं स्पेसिफिक टाइम ना करो, मैं कह रहे हैं। अच्छा चले, कौन सा टाइम होना चाहिए फिर? इसमें यही है ना कि हर मंथ आप ग्रुप में आप डिस्कस कर लें। तो यार वो हर बंदे का अपना अपना स्टाइल। ये ऑनलाइन है, फिजिकल मीटिंग नहीं है, ऑनलाइन है। एवरी संडे कर लें। नहीं संडे नहीं, फैमिली नहीं, वो सैटरडे संडे नहीं आ है। गया ना वो देखो सब नहीं, सैटरडे संडे नहीं है यार, सैटरडे वर्किंग संडे डे नहीं है। हाँ। अच्छा जी वर्किंग डेज के ऊपर कितने लोग जी एग्री हैं जी? उसके ऊपर पॉसिबल नहीं नहीं ठीक है सारा। 6 से पहले कितने लोग एग्री हैं जी कि जो जी 6 के पहले तो बिल्कुल ज़्यादा सारे वर्किंग हैं, तो फिर लंच टाइम में कर लें, अच्छा। 12:30 PM कर लें। सबके अपने अपने टाइम पे हैं। शाम को कर लें। अमर भाई हमारे जो है ना ये देखेंगे हम लोग मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं जितने, इसके अंदर लंच टाइम के ऊपर अक्सर जो है ना हमारे मैनेजमेंट प्रोफेशनल जो है ना अपनी सीट के ऊपर बैठे हुए होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अच्छा 6 बजे के बाद जो है जी इन लोगों के बेसिकली क्या होगा? हाँ We will decide. Inshallah, we'll share in the group.